Hello everyone. So today we will discuss about correlation. So in our previous video we had discussed about central tendency, statistics, skewness, kurtosis. हमने सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है हमारी प्रीवियस वीडियो में. मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको वो चेक करनी है. सो अब हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन. नेम में सजेस्ट कर रहा है कोरिलेशन, यानी कि एक ऐसा मेथड जो हमें क्या डिफाइन करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन. अब तक जो हमने स्टडी किया वो क्या था, स्क्यूनेस था, मीन था, मोड था, मीडियन था, जो भी था वो किस पे वर्क करते थे, एक वेरिएबल पे वर्क करते थे. यानी कि एक वेरिएबल हमें प्रोवाइड कर देते थे, जो डाटा था उसके बारे में एक, यानी कि मीन निकाल के दे देते थे, मोड निकाल के दे देते थे, मीडियन निकाल के दे देते थे. लेकिन हमें रिलेशंस नहीं बता रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल पे ही वर्क करते थे. एक सिंगल यूनिट हमें प्रोवाइड करते थे जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी. लेकिन कोरिलेशन क्या है, ये दो वेरिएबल्स पे वर्क करता है. हमारे जो दो डिफरेंट वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है जो इस चीज को डिफाइन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन. कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं. एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, क्या उनके बीच में रिलेशन है जो इसे डिफाइन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, द मोर टाइम यू स्पेंड रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल द मोर कैलोरी यू विल बर्न. यानी कि जितना आप ट्रेडमिल पे दौड़ोगे उतनी ही कैलोरी आप बर्न करोगे. सो ये क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है. एक हमारा क्या हो जाता है कि एक वेरिएबल इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडमिल पे रनिंग करना, एंड दूसरा हमारी कैलोरीज. यानी कि जो हमारी रनिंग है एंड कैलोरीज हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं. ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, दूसरे का डिक्रीज हो रहा है. रनिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो कैलोरीज हमारी डिक्रीज हो रही है. सो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और जो इस रिलेशन को डिफाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन. Correlation does not imply causation. It's common tool for describing simple relationship without making a statement about cause and effect. अब हमारा क्या है, हमारे जब हम रिलेशंस की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो हम दो चीजों का यूज करते हैं. या तो वो हमारा क्या हो सकता है, कोरिलेशन, या हमारा क्या होगा, रिग्रेशन. कि या तो हम किसका यूज करेंगे, कोरिलेशन का यूज करेंगे, या हम किसका यूज करेंगे, रिग्रेशन का यूज करेंगे. दोनों हमारे क्या करते हैं, रिलेशनशिप को ही डिफाइन करते हैं. फिर भी हम रिग्रेशन को कोरिलेशन से बेटर क्यों मानते हैं, क्योंकि कोरिलेशन है वो हमें कॉजेशन नहीं बताता, यानी कि कोज एंड इफेक्ट नहीं बताता. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल क्या थे, रनिंग और हमारा कैलोरी. इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो तो उसने बता दिया कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दूसरे के इंक्रीज होने से एक डिक्रीज हो रहा है. लेकिन उनके कोज एंड इफेक्ट क्या है, यानी कि इसमें से कोज क्या है एंड इफेक्ट क्या है, इस चीज को वो डिफाइन नहीं करता है. कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है. ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पे क्या करता है, एक के इंक्रीज और दूसरे के डिक्रीज होने पे डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. और एक ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे हमारा ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. सो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी. सो y क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे x पे डिपेंड कर रहा है. x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसी तरीके से कोरिलेशन हमें कुछ नहीं बताता कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें से क्या कोज है और क्या उसका इफेक्ट है. ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक डिग्री बता देता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं. कैसे रिलेट करते हैं वो नहीं बताता कि कौन सा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा किस चीज का है. द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन में बी एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कि किसी दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन आता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट रीजन है, कोरिलेशन में बी ड्यू टू प्योर चांस, यानी कि तुक्का लग गया, सिर्फ चांस की वजह से उनके बीच में कोरिलेशन आ गया, वैसे लॉजिकली उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन वेट. कि हमने कुछ सर्वे किया, उसमें पाया कि जिन लोगों का वेट ज्यादा है ना, उनकी इनकम भी ज्यादा है. बट लॉजिकली अगर हम देखें तो इनका कोई रिलेशन नहीं होता, इनकम का और वेट का कोई रिलेशन नहीं है. सिर्फ प्योर चांस की वजह से क्या हो गया, हमारा कोरिलेशन पाया गया उसके अंदर. Both the correlated variables may be influenced by one or more other related variables. कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होते हैं दोनों, इस वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में रिलेशनशिप आ रही है. जैसे है
बोथ हाई कोरिलेशन बिटवीन यील्ड पर एकड़ एंड राइस एंड टी, यानी कि राइस और टी जो है दोनों की जो है इंक्रीज हो रही है, दोनों की जो ग्रोथ है वो हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? क्योंकि रेनफॉल होती है। रेनफॉल होने की वजह से ट्री भी उग रही है, अच्छे से ग्रो कर रही है और हमारा राइस भी ग्रो कर रहा है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्यों आ रही है? क्योंकि जो तीसरा फैक्टर है रेनफॉल है वो दोनों को अफेक्ट कर रहा है, दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशनशिप आ रही है। सो कोरिलेशन एक कैसे हो सकता है? या तो प्योर चांस से हुआ है कि तुक्के से हो गया, वैसे उनके बीच में लॉजिकली कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा कोई तीसरा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में कोरिलेशन बन रहा है। और लास्ट क्या है? both the variables may be mutually influencing each other so that neither can be designated as a cause and effect, यानी कि दोनों जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि कोज कौन सा है या इफेक्ट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है या इंडिपेंडेंट कौन सा है। हमेशा याद रखना कोरिलेशन में हम नहीं बता पाते कि कोज कौन सा है एंड इफेक्ट कौन सा है। जैसे हम किसकी बात करें? डिमांड और सप्लाई की, कि डिमांड के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है या नहीं, डिमांड के डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होती है या नहीं, यानी कि इनके बीच में जो इनवर्स रिलेशन होता है, डिमांड किस सप्लाई पे डिपेंड करती है या सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है, डिमांड कोज है या सप्लाई कोज है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमें बस ये पता है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाती है डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इनके बीच में कोई रिलेशन है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कितने टाइप का होता है? फर्स्ट इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल चेंज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल, और ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, लीनियर एंड नॉन लीनियर। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसके बेस पे हमारा होता है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिमांड पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं हमारी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो इसके बीच में क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। एक के इंक्रीज होने से दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज। और अगर ऐसा होता है जैसे प्राइस ऑफ सप्लाई इंक्रीज होते हैं, प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, इनके बीच में क्या हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन। सो अगर उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक के डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो तो है पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें हमें क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। सो जब हम पॉजिटिव कोरिलेशन बनाएंगे सो उसकी हमारी लाइन कैसे बनती है? ऐसे बनती है, यानी कि ये देखो, जैसे दो फैक्टर हैं, हमने यहां ले लिया x और यहां y, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होगा? ये डिक्रीज हुआ लेकिन ये इंक्रीज हुआ, यानी कि एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हुआ है तो हमारी ऐसी कर्व बनती है। अगर हमारे एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो ये कर्व बनती है। सो अगर हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा तो वो ऐसी लाइन बनेगी, नेगेटिव होगा तो ये लाइन बनेगी लाइन। और अगर हमारे में कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो हमारे डॉट ऐसे आ जाएंगे जिससे हम कोई लाइन बना ही नहीं सकते। सो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो ये क्या है? हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब तक तो हमने देखा एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये तो था हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब है कि एक के इंक्रीज होने से अगर दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है? मान लो एक में 2 का चेंज है, दूसरे में 4 का, तो ये रेशियो क्या होगा? इनका 1:2 है। नेक्स्ट टाइम इसमें किसका आया? ये तो हो गया 6 और ये हो गया 30। अब क्या हो गया? 1:5, यानी कि रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। अगर हमारा रेशियो जो है डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन, जो ऐसे बनता है। और अगर हमारा रेशियो सेम रहता है, यानी कि फर्स्ट जो चेंज आया वो 1:2 में था, नेक्स्ट चेंज भी 1:2 में है और नेक्स्ट भी 1:2 में है, यानी कि रेशियो जो है चेंज का वो हमारा सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव लीनियर भी हो सकता है और नेगेटिव लीनियर भी हो सकता है। अगर हमारे एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 2 था और ये 4 था, अगर इसको हमने क्या किया? 4 कर दिया तो ये कितना हो गया? 8। पहले भी इनका रेशियो क्या था? 1:2, अब भी इनका क्या है? 1:2। एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और लीनियर भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। अगर एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये 2 है
ये 4 है, ठीक है। इसका रेशो क्या है, 1:2 ही है। अब ये तो हमने किया इंक्रीज यानी कि ये 8 पे आ गया और ये क्या हो गया हमारे 4 पे आ गया। सो अब क्या हो गया, इससे हमारा जो डाटा है वो क्या होता है, कम होता जा रहा है, यानी कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन है उनके बीच में, दोनों क्या है, नेगेटिवली रिलेट करते हैं, लेकिन वो लीनियर हो सकते हैं। कैसे, जब हमारा रेशो चेंज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कर्वीलीनियर, और जब हम सेम रेशो में आगे बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। नाउ टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, कि हम कितने वेरिएबल की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होगा, जब हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे, यानी कि ए और बी, जैसे हम 2 वेरिएबल्स लेके चले, एक के इंक्रीज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन चीजों की स्टडी जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, जब हम 3 और मोर वेरिएबल्स लेके चलते हैं, ए बी सी डी, इन सब की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे हमने रेनफॉल भी ले लिया, फर्टिलाइजर्स भी ले लिया, राइस भी ले लिया, टी भी ले लिया, इन सबको हम लेके चलेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन। और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, वी रिकॉग्नाइज मोर देन 2 वेरिएबल्स, कि हम रिकॉग्नाइज तो क्या करते हैं कि हमारे मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, हमारे 4 वेरिएबल्स हैं, बट कंसीडर ओनली 2 वेरिएबल्स, लेकिन लेके किन्हीं 2 को ही चलते हैं, इन बाकियों को क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। यानी कि रिकॉग्नाइज तो मोर देन 2 करते हैं, लेकिन सिर्फ लेके 2 को चलते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा पार्शियल कोरिलेशन। कैसे कोरिलेशन हो गया, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। नाउ मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को स्टडी करने की मेथड्स क्या हैं, फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। ये क्या होता है, हमारे कैलकुलेशंस, यानी कि मैथमेटिकल मेथड होता है, और ये नॉन मैथमेटिकल मेथड होता है, ग्राफ्स की फॉर्म में होता है। इसके अंदर हमारे 2 आते हैं, स्कैटर डायग्राम एंड कोरिलेशन। इसके अंदर कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन रैंक, ये सब हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ग्राफिकल मेथड में, यानी कि जिसमें हम ग्राफ की वे से रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, उसमें हमारा आता है सबसे पहले स्कैटर डायग्राम, यानी कि इसमें हम डायग्राम की हेल्प से क्या बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। द 2 वेरिएबल्स x एंड y आर टेकन ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस, कि हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक एक्सिस लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हम लेके एक एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, एक वाई एक्सिस लेके चलते हैं, एक पे हम एक्स वेरिएबल को पुट करेंगे, एक पे वाई वेरिएबल को पुट करेंगे। ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू वी मार्क ऑन डॉट एंड वी गेट द मैनी पॉइंट्स एज अ नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हम क्या कर देंगे, डॉट्स मार्क कर लेंगे जो भी हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू से हमें मिलते हैं। जो भी डॉट्स हमारे बनेंगे उनको देख के हमें पता चलेगा कि इनमें कैसी रिलेशनशिप बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड। This scatter diagram is also called scatter plot chart, XY chart या correlation chart भी हम इसे बोलते हैं। जो 2 डायमेंशनल ग्राफ है, 2 डायमेंशनल क्यों है, इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे अलग अलग वैल्यू लेके चलते हैं। x पे किसकी लेके, x एक्सिस पे हम x वेरिएबल की वैल्यू लेके चलेंगे और y एक्सिस पे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लेके चलेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। जब हमने वो डाली, फॉर एग्जाम्पल हमने अपने x एक्सिस लिया, ये हमारा x एक्सिस था, ये y, यहाँ हमने x की वैल्यू ली और यहाँ y की वैल्यू ली। जब हमने पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू किया, अगर हमारे डॉट ऐसे आते हैं, बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव हमने क्या कहा था, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्टली पॉजिटिव है। अगर वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलेंगे, और थोड़े ज्यादा दूर है, यानी कि इनके बीच में ये लाइन है लेकिन ये लाइन से थोड़े थोड़े दूर है, तो वीक पॉजिटिव। सिमिलरली अगर लाइन ऐसे बनती है तो ये परफेक्टली नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि एक के इंक्रीज होने से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड वीक नेगेटिव। सो ये क्या मिल सकते हैं हमें, आंसर मिल सकते हैं हमें स्कैटर डायग्राम से। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजीली हमें अंडरस्टैंड आ जाता है, यानी कि अगर डॉट पॉजिटिव वे में आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और जितने ज्यादा वो पास होंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड नॉन मैथमेटिकल वे, यानी कि ज्यादा कैलकुलेशन, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती, नॉन मैथमेटिकल वे से आप स्टडी करते हो। यही इसकी डीमेरिट हो जाएगी, क्योंकि हम फॉर्मूले या मैथमेटिक्स का यूज नहीं करते तो ये लेस एक्यूरेट होता है और अप्रॉक्सीमेट ही हमारा रिजल्ट आता है।
सेकेंड इज ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड क्या होता है, इसमें भी हम एक ग्राफ या डायग्राम बना के चलते हैं, लेकिन वो क्या था, हमारा 2 डायमेंशनल था ना, कि एक एक्सिस पे x की वैल्यू लेंगे, एक एक्सिस पे y की वैल्यू लेंगे। इसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही एक्सिस पे ले ली जाती है और नीचे हम क्या लेते हैं, कुछ अलग, यानी कि अगर हमें ईयर्स गिवन होंगे तो हम वो लेके चलते हैं। सो हमारे पास 2 कर्व बनेंगी, एक भी बन और 2 कर्व बनेंगी, यानी कि यहाँ हमने x एंड y दोनों की वैल्यू ले रखी है। पहले हम x की कर्व बनाएंगे, फिर हम y की कर्व बनाएंगे, और उन दोनों अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ऐसे हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे। बाय वी दिस ऑब्टेन 2 कर्व्स, इसमें हमारी 2 कर्व बनेंगी, एक x वेरिएबल के लिए बनेगी और एक y वेरिएबल के लिए बनेगी। क्योंकि अगर हम देखो एक्सिस पे अगर हम यहाँ x ले रहे हैं, यहाँ y ले रहे हैं, तो हमारी एक ही कर्व बनेगी, लेकिन दोनों x एंड y को यहाँ ले रहे हैं तो एक कर्व पहले x को कंसीडर करके हुए बनानी पड़ेगी, दूसरी कर्व हमें y को कंसीडर करते हुए बनानी पड़ेगी। By examining the direction and closeness of the 2 curves, we can identify the relationship, कि उनकी डायरेक्शन क्या है और कितनी क्लोज है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में क्या कोरिलेशन है। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनके अंदर क्या है, पॉजिटिव, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नेगेटिव, और उनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो कोई उनके अंदर कोरिलेशन नहीं है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें ईयर गिवन थे, इस ईयर में कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। सो यहाँ हम इनकम भी लेके चले और एक्सपेंडिचर भी लेके चले, दोनों हमने यहीं लिए, और ये हमारा क्या है, ईयर्स हमने लिए। सो इन ईयर्स में पहले हमने एक किसकी बना ली, इनकम की बना ली, और एक हमने किसकी बना ली, एक्सपेंडिचर की बना ली। ये देखो कितनी क्लोज है, इसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव कोरिलेशन है। नाउ मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव या फिर मैथमेटिकल मेथड क्या होते हैं, जिसमें हमारा मेन मेथड क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट आ गया, उसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि इसमें यूनिट्स को हमें लेके नहीं चलना, ये यूनिट को रिमूव कर देता है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। It is also called as linear correlation coefficient measure and the strength and direction of a linear relationship between 2 variables। ये चीज हमेशा याद रखना कि हमने लीनियर में क्या किया था, कि लीनियर होता है तो हमारा क्या बनेगा कि एक सिंगल लाइन लेके आएंगे, लेकिन कर्वी लीनियर है तो हमारी कर्व बनेगी। कर्वी लीनियर को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, उसे हम बहुत कम लेके चलते हैं, उसे लेके ही नहीं चला जाता। हम जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे तो हमेशा लीनियर रिलेशनशिप की ही बात करते हैं, इसीलिए इसका एक नाम क्या है, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर। This method of correlation attempted to draw a line of best fit through the data of 2 variables, कि 2 वेरिएबल के डाटा को फाइंड आउट करके उनका रिलेशनशिप क्या है उससे एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। आर की वैल्यू क्या करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, -1 to 1 के बीच में। जितनी ज्यादा वो 1 के क्लोज होगी उतनी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप उसके अंदर होगा। अगर माइनस का साइन आ जाता है तो नेगेटिव रिलेशन है, अगर प्लस का रह जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसे वो हमें डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है। सो इसके 2 फॉर्मूले हैं, हम दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें क्या है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट समीशन एक्स स्क्वायर इनटू में समीशन वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, x माइनस एक्स बार, और y का मतलब क्या है, y माइनस वाई बार। याद करने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा और उसमें पुट करते जाना तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो समीशन एक्स वाई यानी कि x माइनस एक्स बार इंटू में y माइनस वाई बार आप निकाल लोगे, डिवाइड किससे कर देना है, रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू में y माइनस वाई बार का स्क्वायर। सो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोरिलेशन। अब x माइनस एक्स बार ये हम बहुत बार निकाल चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्स बार क्या होता है, हमारा मेन जो एक्स की वैल्यू होगी उसमें से जब हम मेन को माइनस करते जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा x माइनस एक्स बार आ जाएगा, और उसको जब हम सबमिशन कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में नहीं लगता, बाकी सब सीरीज में ये लगता है, डिस्क्रीट सीरीज में ये लग जाता है। सो वहां हमें इसे यूज करना होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, अगर वो हमारा 90, हमने बोला ना वो -1 से लेके +1 के बीच में आता है,
अगर वो 90 से 1 के बीच में है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, अगर माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, प्लस में हो जाएगा तो पॉजिटिव। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 90 to 1 के बीच में है तो वेरी हाई है, अगर 70 to 90 है तो हाईली पॉजिटिव है, 50 to 70 है तो मॉडरेट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 30 है से 50 है तो लो है, और 0 से 30 है तो नेलिजिबल, यानी कि बहुत कम कोरिलेशन है, कहने मात्र कोरिलेशन है, सिर्फ नेम सेक के लिए क्या है, कोरिलेशन है। एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, ईयर गिवन है और उसमें प्रोडक्शन कितनी हुई और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई, ये दोनों चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स का मीन निकाल लेंगे और वाई का मीन निकाल लेंगे, यानी कि एक्स बार और वाई बार निकाल लेंगे। जो भी हमारा एक्स बार आएगा, ये देखो एक्स बार आएगा 104 और वाई बार आएगा 15। कैसे निकालते हैं मीन, सब्मिशन एक्स अपॉन में एन, ऐसे कर लेना। जो ये x की वैल्यूज है इन्हें ऐड कर देना, 832 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा x बार और y बार हमारे पास आ जाएगा। सो जब भी वो हमारा आता है, x में से x बार को माइनस कर दो, y में से y बार, यानी कि इस जो वैल्यू में से मीन आया है उसे माइनस कर दो, y में से जो मीन आया है उसे माइनस कर दो। सो हमारा ऊपर वाला क्लियर हो गया, x माइनस x बार चाहिए और y माइनस y बार, इन दोनों का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। वो वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी, यानी कि -92 तो हमारा ऊपर आएगा। अब रूट के अंदर हमारा क्या आएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आपका x माइनस एक्स बार है, इसका स्क्वायर निकाल लो, y माइनस वाई बार का स्क्वायर निकाल लो, यानी कि 120 इंटू में 184 हमारा क्या नीचे लिखा जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है -0.619, माइनस क्या कर रहा है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। 0.6 यानी कि 6 से क्या आ रहा है, तो हमने क्या देखा था, 50 से 70 के बीच में अगर होता है तो मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन इनके बीच में है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि r लाइज बिटवीन -1 एंड +1। हमने देख लिया कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो किसके, -1 और +1 के बीच में लाया करेगा। r इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, जहां भी कोफिशिएंट लग जाता है इसका मतलब वो यूनिट फ्री है। r डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, कि ओरिजिन या स्केल चेंज होने से r पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, r की वैल्यू वही रहेगी। इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर देन r इज 0। अगर दो वेरिएबल्स हैं a और b, अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, तो हमारा कोरिलेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि जो हमारे रिग्रेशन के कोफिशिएंट आएंगे, जो उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उनका प्रोडक्ट उसका रूट। सो ये जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा रिग्रेशन का, वो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज सिमेट्रिक, कि कोरिलेशन में क्या होता है कि r x y इज इक्वल टू r y x, कि हम एक्स वाई लिख दें, हम वाई एक्स लिख दें, वो सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं लेके चलते। मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बाय प्रोबेबल एरर, यानी कि प्रोबेबल एरर हम निकाल के देखते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट निकालने के बाद हम प्रोबेबल एरर क्यों निकालते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट आया है, एरर कितना चांसेस है उसके अंदर एरर होने के। इन अदर वर्ड्स द प्रोबेबल एरर इज द वैल्यू विच इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू गेट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रिस्पेक्टिवली, कि आपका प्रोबेबल एरर आपको क्या बता सकता है कि कितना एरर हो सकता है, 0.3 का एरर हो सकता है, 0.2 का एरर हो सकता है। सो जो भी आपका प्रोबेबल एरर आएगा उसे आप r में प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे, तो एक तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी, एक लोअर लिमिट मिल जाएगी, और वो क्या डिफाइन करेगी कि जो हमारे r की वैल्यू है हम 100% श्योर है कि वो इनके बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि हमने एरर को प्लस माइनस उसमें से कर दिया है। द प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, और प्रोबेबल एरर कैसे निकाला जाता है, 0.6745 मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, आर क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिवाइडेड बाय रूट n। जब हम इससे करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबल एरर हमें मिल जाएगा। अब हम प्रोबेबल एरर निकालते हैं, उसका क्या होता है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इफ द आर इज लेस देन पीई, कि आपका आर तो कोफिशिएंट तो आपका रिलेशनशिप तो आपकी आई हुई थी 0.5 और आपका प्रोबेबल एरर आ जाता है 0.7, यानी कि जो आपका रिलेशन है उससे बड़ा तो आपका एरर है। अगर आपका एरर आपकी रिलेशनशिप से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आपने गलत आर कैलकुलेट कर रखा है। Second is the correlation is said to be certain when the value of r is 6 times more than the probable error, कि अगर आपकी r की जो वैल्यू है वो 6 टाइम है किसकी वैल्यू के, प्रोबेबल एरर की, इसका मतलब क्या है कि आपका r सर्टेन है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है।
बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो भी आपकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल आर है हमारा 0.8 और प्रोबेबल एरर आया है 0.2, सो 0.8 में से 0.2 गए तो 0.6 से लेके 0.110 यानी कि आप 1 भी लिख सकते हो इसे, इसके बीच में हमारा क्या आएगा, डाटा आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबल एरर से रो निकालना, यानी कि एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट निकालना, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा कोरिलेशन है वो इसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मेरिट क्या है अब, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि कार्ल पियर्सन क्या करता है, हमें दो वेरिएबल के बीच में डिग्री बताता है कि क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, उनकी डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितना क्लोज रिलेशनशिप है, और ये हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नाउ इसकी डीमेरिट क्या हो जाएंगे कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होगा, क्योंकि हम इसमें मीन लेके चलते हैं और मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार क्या होता है, मीन। सो जब हम मीन लेके चलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अफेक्ट होता है हमारे एक्सट्रीम आइटम से। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्यूट, और कंप्यूट करने में टाइम लगता है। देन इसकी हमारी दो क्या होती हैं, अजम्पशंस होती हैं जब भी हम कार्ल पियर्सन निकालते हैं। फर्स्ट इज लीनियर रिलेशनशिप हम लेके चलते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हम हमेशा लीनियर रिलेशनशिप को ही लेके चलते हैं, और हम कार्ल पियर्सन तभी यूज करते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो डाटा है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन है, उसके अंदर कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। अगर उसके अंदर स्क्यूनेस है तो हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। देन हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस इज क्वालिटेटिव मेथड जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज किया जाता है। हमारे दो तरीके के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये किसको यूज करता है, जब हमारा डाटा बेल शेप्ड यानी कि क्या होगा, जिसमें बिल्कुल भी स्क्यूनेस नहीं होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें जब हमारी स्क्यूनेस होती है या तो हमारा राइट की साइड होगा या फिर हमारे किसकी तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। सो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन जब अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तब हम किसका यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसके अंदर किसका यूज करते हैं हम, स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है रैंक, इसका मतलब क्या है, इसमें आप किसका यूज करते हो, रैंक का यूज करते हो, ऐसे डाटा के साथ डील करते हो जो क्वालिटेटिव है, जिसको आप क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन निकालने के लिए, कि जैसे ऑनेस्टी के अंदर और ब्यूटी के अंदर क्या रिलेशनशिप है, एबिलिटी के अंदर और ऑनेस्टी के अंदर क्या रिलेशनशिप है, इसको आप कैसे मेजर करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसे फॉर्मूले से करेंगे तब आपको हो जाएगा क्लियर। सो हम इसे निकालते हैं, इसका भी आंसर किसके बीच में आएगा, +1 और -1 के बीच में आएगा। अगर आगे माइनस है तो नेगेटिव है, आगे प्लस है तो पॉजिटिव है, और वही चीजें हमें डिफाइन करनी है। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं, व्हेन रैंक आर गिवन, रैंक आर नॉट गिवन, और व्हेन सेम रैंक आर गिवन, कि पहले से आपको रैंक गिवन है कि ए की रैंक इतनी है, बी की रैंक इतनी है। सो हमें जो रैंक गिवन है, डी कैसे निकालते हैं, कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, 6 - 3 3, 5 - 8 -3, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जब हम निकालते हैं, हमें रैंक पहले से गिवन है कि फर्स्ट नंबर पे है, या 9th पे, या 4th पे, 8th पे, या 3rd पे है, उनका डी निकाल लेंगे, यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों रैंक के बीच का, और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आ जाओ फॉर्मूले में, सबसे पहले क्या होगा 1, अब हमारा डी स्क्वायर कितना आया है 36, यानी कि 6 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 100, क्योंकि n स्क्वायर है -1। जब इसे सोल्व करते हैं तो आता है 0.782, तो माइनस नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, और वो भी कैसा है, हाईली या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हमारे बीच में है। जब रैंक नहीं गिवन हो, आपको सिंपल डाटा गिवन हो, तो जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको आप फर्स्ट रैंक दे दो, देन सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आप उन्हें रैंक दे सकते हो। नाउ व्हेन रैंक आर इक्वल, यानी कि अगर हमें मार्क्स गिवन है लेकिन मार्क्स उनके क्या है, इक्वल है, जैसे 55 भी इक्वल है और 55 दो के पास है, तो हम किसे सेकंड देंगे, किसे थर्ड देंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमारा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, सबसे छोटी हमारी वैल्यू है 50, एक 50 है, दो 50 है, सो हमारे पास कितने 50 हो गए, 50 हमारे पास है 2। सो ये हमें लिख के चलना है कि फर्स्ट जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2। फर्स्ट एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। सो इस हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, सो हम क्या करेंगे, एक को 1 दे सकते हैं, एक को 2 दे सकते हैं। सो 1 + 2 = 1 2 3 है हमारे पास, 50 हमारे पास 3 है, तो 1 + 2 + 3, यानी कि हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3। अगर हम सिंपल इन्हें
डाटा देते, फॉर एग्जांपल हमें देना है तो हमारा 50 सबसे छोटा है तो हम इसे फर्स्ट दे देते हैं, इसे हम सेकंड दे देते हैं, इसे थर्ड दे देते हैं। इसके बाद क्या आता है 55 आता है, इसे फोर्थ दे देते हैं, इसे फिफ्थ दे देते हैं। देन और 55 है नहीं है। देन 55 के बाद क्या है 60 है, तो इससे हमने क्या दिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ था तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्स्थ हो जाएगा। देन ये हमारा सेवन्थ हो जाएगा, ये एट्थ हो जाएगा। ऐसे करके हम दे देंगे। अब 50 क्या है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, पर हमने दे क्या रखा है 1 2 3, तो ये रैंक तो ठीक नहीं है। तो हमने जिन तीन को जो रैंक दिए हैं 1 + 2 + 3, 50 क्या है 3 टाइम्स है तो लिख के चलेंगे फर्स्ट वेरिएबल हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने रैंक दिए हैं। टोटल कितने हैं 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 / 3 = 2। सो तीनों के आगे हम क्या लिख देंगे 2 2 2, ये रैंक हम उन्हें दे देंगे। देन 55 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 और 2, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सेकंड वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स रिपीट हुआ। उनको हमने क्या दे रखा था 4 और 5, यानी कि 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितने वेरिएबल है 2, तो 5 9 को जब हम 2 से 4.5 आएगा तो इन्हें हम 4.5 अलॉट कर देंगे। सो हम ऐसे उन्हें क्या करते जाएंगे रैंक को अलॉट करते जाएंगे, यानी कि पहले तो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे देंगे, फिर जो उन्हें रैंक मिले उनका प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम वो जब करेंगे उससे जो रैंक मिलती है हम उन्हें वो देते जाएंगे। दोनों की रैंक निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे सीधा डी निकालेंगे, यानी कि उनका डिफरेंस क्या है d² और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब एक चीज आपने देखी हो तो मैं यहाँ लिख रही थी कि फर्स्ट वेरिएबल 3 बार रिपीट हुआ है, सेकंड वेरिएबल 2 बार रिपीट हुआ है, उसका क्या ऐड है कि इतना फॉर्मूला तो हमारा सेम है लेकिन ये कुछ नई चीज आ रही है, तो ये क्या है वो यही यूज होगी कि सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल 3 बार रिपीट हुआ है तो m क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 - 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस सेकंड वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी कि जितने वेरिएबल हमारे रिपीट हुए हैं उनकी वैल्यूज के साथ हमें इस फॉर्मूले को कंप्यूट करना पड़ेगा। ये क्या है इट इज इजी एंड सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, कि जब आपको क्वालिटेटिव डाटा गिवन हो तो यही सुटेबल होता है और इजीली हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। डीमेरिट क्या है कि हम इसमें कॉन्टिन्यूस डाटा में हम या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन हो तो तब हम इसे नहीं निकाल सकते, और अगर 30 से ज्यादा आइटम हो जाते हैं तो रैंक देने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और उस टाइम पे हम इसे नहीं निकाल जाते, वो बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। थैंक यू।